आगे बढ़ाते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है माइंडसेट, डॉक्टर कैरोल की बुक का। तो कल हमने देखा खेल के उसमें भी चैंपियनशिप में मानसिकता को देखा जाता है कि जो कोशिश करते हैं कि नैसर्गिक चैंपियनशिप जिसमें रहती है उसको जो कोच है उसे ढूंढते हैं। अब है व्यवसाय, मानसिकता और नेतृत्व। एनरॉन और प्रतिभा के की मानसिकता। यहाँ पर एनरॉन और उनकी मानसिकता की, प्रतिभा की मानसिकता बताई है। 2001 में एक ऐसी घोषणा हुई जिसने कारोबारी जगत को हिला दिया। एनरॉन कंपनी जगत का पोस्टर शिशु और सुनहरे भविष्य की कंपनी दिवालिया हो गई। जो बहुत बड़ी कंपनी थी वो दिवालिया हो गई। आखिर क्या हुआ? इतना भव्य वादा, इतनी भीषण तबाही कैसे हो गई? क्या इसका कारण अक्षमता थी? क्या यह भ्रष्टाचार था? असल कारण मानसिकता थी। मेलकम ग्लैडवेल ने द न्यू यॉर्कर में लिखा था कि अमेरिकी कंपनियां प्रतिभा को लेकर पगला रही हैं। वास्तव में देश की मुख्य प्रबंधन परामर्शदात्री कंपनी के गुरु इस बात पर जोर दे रहे थे कि वर्तमान युग में कंपनी की सफलता के लिए प्रतिभा, मानसिकता जरूरी है। उनका मानना था कि जिस तरह खेल जगत में नैसर्गिक प्रतिभा के धनी लोग होते हैं, उसी तरह व्यवसाय में भी होते हैं। जिस तरह खेल टीमें बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी को साइन करने के लिए तगड़े चेक काटती है, उसी तरह कारपोरेशनों में को भी प्रतिभाशाली प्रबंधकों को नियुक्त करने के लिए मोटी रकम खर्च करनी चाहिए, क्योंकि यही रहस्यमय हथियार है, यही प्रतिस्पर्धा को हराने की कुंजी। जैसा ग्लेडवेल कहते हैं, यह प्रतिभा मानसिकता अमेरिका प्रबंधन का नया पंथ था। इससे एनरॉन संस्कृति का नक्शा तैयार कर दिया और इसकी मृत्यु के बीच बो दिए गए। एनरॉन ने बेहद प्रतिभावान लोगों को नियुक्त किया। उस कंपनी ने उन लोगों को नियुक्त किया जो बहुत अधिक प्रतिभावान थे, जिनमें से ज्यादातर के पास भारी भरकम उपाधियां थी, जो अपने आप में उतना बुरा नहीं था, लेकिन प्रतिभा का पूरा भरोसा एनरॉन ने एक घातक चीज कर दी। इसने प्रतिभा की आराधना करने वाली संस्कृति बना दी और इस तरह अपने कर्मचारियों को विवश किया कि वे असाधारण प्रतिभा संपन्न लोगों की तरह दिखें और काम करें। मूलतः इसने उन्हें निश्चित मानसिकता में रहने के लिए मजबूर कर दिया और हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम अपने अध्ययनों से जानते हैं कि निश्चित मानसिकता वाले लोग अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, ना ही उन्हें सुधारते हैं। तो जो निश्चित मानसिकता रहती है जिसकी, वो कभी अपनी गलतियों को मानते भी नहीं है और उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं करते हैं। यह अध्ययन याद है जिसमें हमने हांगकांग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का इंटरव्यू लिया था, जहां सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थी कमतर नजर आने के बारे में इतना ज्यादा चिंतित थे कि उन्होंने वह कोर्स करने से ही इनकार कर दिया जिससे उनकी अंग्रेजी बेहतर बन सकती थी। वे ऐसे मनोवैज्ञानिक संसार में नहीं रहते थे जहां वे यह जोखिम गवारा कर सकते हैं। और याद है हमने किस तरह विद्यार्थियों की प्रशंसा करके उन्हें निश्चित मानसिकता में पहुंचा दिया था। काफी कुछ उसी तरह जिस तरह एनरॉन ने अपने स्टार कर्मचारियों को पहुंचाया था। बाद में कुछ मुश्किलें समस्याओं के बाद
हमने विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल के किसी व्यक्ति को एक पत्र लिखने को कहा था, जिसमें हमारे अध्ययन के बारे में उनके अनुभव का वर्णन किया हो। जब हमने उनके पत्र पढ़े तो हम सदमे में आ गए। उनमें से लगभग 40% लोग ने अपने स्कोर के बारे में झूठ बोला था, हमेशा ऊपर की दिशा में। निश्चित मानसिकता ने स्वयं के दोष को असहनीय बना दिया था। ग्लेडवेल का निष्कर्ष है कि जब लोग किसी ऐसे परिवेश में रहते हैं जो उनकी निहित प्रतिभा के लिए उनका सम्मान करता है, तो वह छवि जोखिम में आने पर उन्हें काफी मुश्किल आती है। वे रेमेडियल कोर्स नहीं करेंगे। वे निवेशकों और जनता के सामने खड़े होकर यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे गलत थे। इससे जल्दी तो वे झूठ बोल देंगे। मतलब जो निश्चित मानसिकता वाले हैं वो झूठ बोलना पसंद करेंगे, लेकिन उस समय वहां पर खड़े होना या कुछ सीखना पसंद नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से, जो कंपनी खुद को सुधार नहीं सकती वह फल फूल नहीं सकती। अगर एनरॉन अपनी निश्चित मानसिकता के कारण तबाह हुई थी, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो कंपनियां फलती फूलती हैं उनमें विकासवादी मानसिकता होती है? तो आइए देखते हैं। कंपनियां जो विकास करती हैं, जिम कॉलिंस यह पता लगाने निकले कि आखिर किस चीज की वजह से कंपनियां अच्छी से महान बनती हैं। वह कौन सी चीज थी जो उन्हें महानता की छलांग लगाने और वहां बने रहने की अनुमति देती थी, जबकि इस दौरान दूसरी तुलनात्मक रूप से समान कंपनियां बस अच्छी ही बनी रहती हैं। तो मैं अपने स्वाध्याय को यहाँ रोकती हूँ।